कभी कभी ना अपने सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए ना पॉज कर देना चाहिए। हमारी जो अचीवमेंट है ना वो हमारा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप उससे आगे निकल जाएं, आपके व्यूज़ उससे ज़्यादा आ जाएं। सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है? सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आप इन चीज़ों के बगैर भी रह सकते हैं। आज फेसबुक बंद हो जाता है या आज टिकटॉक बंद हो जाता है, क्या करेंगे आप एज अ पर्सन? खुद क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या था इस सब चीज़ का कि आपने कहा कि मैंने ऐसी सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ ब्रेक करनी है? ये अगर आप सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं ना तो फिर आप उसके लिए काम करते हैं। फिर वो कोई बैरियर नहीं रहता। टारगेट की मार्केट के जहाँ पे ख़वातीन को ज़रूरत थी ऐसे प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे उनसे बात की जा सके और उनको इनकरेज किया जा सकता है कि दे आर समथिंग और वो कुछ कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि मैं क्यों इसमें आई हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? बर्नआउट स्टेजेस भी होते हैं, तो आपने स्ट्रगल्स के साथ और ऐसे अगर मोमेंट आई बर्नआउट की, आपने उसके साथ कैसे डील किया था? कनेक्शन कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। अभी चीज़ें हम लोग हर वक्त कनेक्टेड है लेकिन वी आर फार अवे। हम आप इसको अगर डिफाइन करें वुमेन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसका ट्रू मीनिंग क्या है? शादी उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक आप कुरान तफसीर से ना पढ़ें। कोई, मैं कहती हूँ, कोई शादी ना काम नहीं होगी। ख़वातीन के लिए थोड़ा सा शाना बशाना रहना मर्दों के, और वो चीज़ें करना जो मर्द को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, और उसमें आके वो बैरियर्स को ब्रेक करना और लीड करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। आपने ये इस बैरियर को कैसे क्रॉस किया? जो किताबों को छूना था या उनको महसूस करना, हमारे अंदर एहसास की भी कमी होती जा रही है इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती थी। मुझे ख़तरनाक सिचुएशन नज़र आ रही है दुनिया की। हम कह तो रहे हैं कि तरक्की की तरफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। ऑफन हमें लोगों की सिर्फ सक्सेस नज़र आती है, पर उसके पीछे जितनी भी स्ट्रगल होती है वो हम नहीं देख पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग देखते हैं और वो समझते हैं कि शायद इस सक्सेस के लेवल के ऊपर बहुत आसान है आना। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसे स्टिग्मास जो हैं वो ब्रेक करने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मली जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे पास जो आज एक गेस्ट हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने स्टिग्मास भी ब्रेक किए और बैरियर्स से भी गुजरी, और उस स्ट्रगल से गुजर के वो आप समझें कि जैसे एक कोल है वो डायमंड की फॉर्म में जो है वो निकला। तो अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच हमज़ा। आपने जो इंट्रोडक्शन कराया और मैं इसका विटनेस हूँ। बिल्कुल जो वर्ड्स आपने यूज़ किए, और मैं समझता हूँ ये भी उनके लिए कम है। बिल्कुल ऐसे आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग है सबसे पहले। उसके बाद एज अ वुमन शी इज़ एन वंडरफुल एंटरप्रेन्योर, और शी इज़ अ ब्रेव लेडी। बस मैं यूँ कहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दें। वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, शी इज़ आल्सो अ फाउंडर, और साथ साथ एक बड़ी स्पेशल बात ये भी है कि वो टेडेक्स स्पीकर भी रह चुकी हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मतलब वो एक आई थिंक हमारी यूथ के लिए जो है वो बहुत एक अच्छे मैसेजेस के वो हैं उसके अंदर। अच्छा, इससे भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बात है कि मुझे वो पता लगा है कि इस दफ़ा 14 अगस्त में उनको जो है फातिमा जिन्ना नेशनल अवार्ड जो है वो मिल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब हमने आज जो है ना बहुत ही हमारे पास हैवी किस्म की जो है वो गेस्ट हैं। वेरी नाइस। हमारी उनके लिए ऑडियंस के लिए तो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हमजा एंड साद, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया। हमारे साथ आज मैम राबिया अरमगान हैं। आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने बारे में अपनी स्टोरी, अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो खुद दें। प्लीज़ मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। मैंने 2018 में ई एजुकेटर्स के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया था, जिसमें कि मैंने जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ थे या टेक्नोलॉजिकली अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ थे, वहाँ की ख़वातीन को मैंने एक्चुअली एम्पावर करने की कोशिश की थी, और उनको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, और वहाँ पे उनको हमने स्किल डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर तरह की जो स्किल्स होती हैं वो सिखाई, और उनको बताया कि कैसे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना औरत को उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाता। लड़कियां डरी सहमी रहती हैं घरों के अंदर, तो उनको यही पता है कि बस उन्होंने घर के काम करने हैं, उन्होंने बच्चे संभालने हैं, उनकी शादियां हो जानी है, दैट्स इट। और ज़्यादातर ये होता है कि जब बीए कर लो और शादी हो जाएगी। ज़्यादातर जो छोटे शहरों की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अभी तक ये सिचुएशन है। तो मैंने ऐसे जो थी टारगेट की मार्केट के जहाँ पे ख़वातीन को ज़रूरत थी ऐसे प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे उनसे बात
बात की जा सके और उनको इनकरेज किया जा सकता है कि दे आर समथिंग और वो कुछ कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ सकती हैं। सही, माशाल्लाह जी। दैट्स रियली ग्रेट और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। मैं चाहूँगा कि मैम राबिया आप थोड़ा-सा इसको ना और बताइए कि कौन लेडीज़ थीं वो और कहाँ पे आपने काम किया और कैसा उनका सक्सेस स्टोरी क्या है उनकी? अच्छा, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है और हुँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। जैसे हुँ, मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थी, तो हमने वहाँ पे जो कुछ ख़वातीन थीं जिन्होंने स्किल्स सीखे हुए थे, जैसे हुँ, वो फुटबॉल सीती थीं, वो हुँ, कपड़े सीती थीं, यूनिफ़ॉर्म्स बनाती थीं हुँ, और इस तरह के ग्लव्स वग़ैरह बनाती थीं। आपको पता है कि सियालकोट में कॉटेज इंडस्ट्री है और वहाँ पे घरों के अंदर ख़वातीन बहुत सारे काम करती हैं। राइट, लेकिन उनको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। राइट, तो यूनाइटेड नेशन वुमेन का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने कोलैबोरेशन में सियालकोट वुमेन चैम्बर के साथ किया हुँ, और वहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को स्किल सिखाए डिजिटल मार्केटिंग के। अच्छा तो माशाल्लाह, वेरी आई वाज द नाइस, रिसोर्स पर्सन। वेरी मुझे वहाँ नाइस। पे उन्होंने मैं उस वक्त तो मैं मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं देती थी, लेकिन हुँ, मुझे जो हमारी थी डॉक्टर मरियम, वहाँ पे जो हमारी वुमेन चैम्बर की जो प्रेसिडेंट हैं, हुँ, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ ज़रूर इनको ना ऑनलाइन ही करवाएं। मतलब वेरी आप नाइस। आएँ और ऑनलाइन ही करवाएं, ये नहीं आ सकती, इनको हुँ, पता नहीं है, बिकॉज़ टेक्नोलॉजिकली इनको इतना ज़्यादा सेंस नहीं अवेयरनेस था नहीं उस है। टाइम, बिल्कुल सही। तो हम वहाँ पे फिर हमने चैम्बर में ही वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह की और उनको स्किल्स सिखाए और इस तरह से उन्होंने अपने बिजनेसेस जो थे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके गई। अच्छा माशाल्लाह, हमारी वेरी बल्कि एक नाइस। सक्सेस स्टोरी भी है इसमें, हुँ, रज़िया सुल्ताना के नाम से, अगर आप उनको गूगल करें हुँ, तो हुँ, वो भी हमारे सेशन में थी। उनका बेटा भी था, उन्होंने स्पेशल माशाल्लाह, परमिशन ली थी और उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी जो थी वो अच्छा, बिल्ड की थी माशाल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और इसी तरह एक और आप दूसरा जो आपने मुझे पूछा, जी, जी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की जहाँ पे कि उनकी स्किल डेवलपमेंट की जा सके और उनको सिखाया जा सके कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। और उन्होंने भी ये नहीं कि शादी कर लेनी है, बल्कि उन्होंने अपने आप को कैसे जो है वो फाइनेंशियली एम्पावर करना है। एम्पावर का जी। मैंने आपका जब अभी ये सुना और मुझे आई रियली को मज़ा आया सुन के कि आपने एक बड़ी मोटिवेशनल जो है ना आपकी एक स्टोरी है और आप एक हमारी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ख़ास तौर पे वुमेन जो ख़ुसूसन जो अनप्रिविलेज जो इलाकों से हैं उनके लिए आप एक मशले राह हैं। आज मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि हु इज़ एक्चुअली राबिया इन हर यंग एज, राइट? हुँ, ओह! आज आप माशाल्लाह इस सक्सेस तो अभी आपकी हम सुनेंगे और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे आपको और लेकिन वो राबिया जो एक यंग एज में थी, हुँ, जो एक सियालकोट जैसी सिटी में थी, एक अच्छी फैमिली में परवरिश हुई उनकी, वो आज एक इतनी कॉन्फिडेंट लेडी में कैसे कन्वर्ट हुई? सो आई वुड रियली लव टू नो होल स्टोरी कि वो आपको कॉन्फिडेंस कैसे मिला? हुँ। क्या आपके पेरेंट्स सपोर्ट क्या सिस्टम था और कैसे फिर आप यहाँ तक पहुँची? एक्चुअली अगर मैं शुरू करूँ राबिया के बचपन से, जी, तो वो एक बड़ी डरी सहमी और बहुत एक कावर्ड किस्म का बच्चा था, राइट, ठीक है? जिसको ना गेस्ट आते थे तो छुप जाती थी, बात नहीं कर सकती थी, राइट, पब्लिक स्पीकिंग तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी करूँगी। जी, और उसके बाद ऐसा हुआ कि सोचती ज़रूर थी। मैं उस जनरेशन से हूँ जो बचपन में तालीम और तरबियत पढ़ते थे और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको एक आपके क्रिटिकल थिंकिंग आपकी एक जागती है और आप हुँ, सोचते हैं, आप एक्सपोजर मिलता है आपको। हुँ, तो मैं बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ती थी और उसमें ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि हम अगर ज़िंदगी में आए हैं तो वी हैव टू डू समथिंग। वेरी राइट, शुरू से मुझे मेरे फादर ने एक चीज़ बताई थी कि तुम लोग डिफरेंट हो, हुँ, हमेशा बी डिफरेंट, जो सब कर रहे हैं वो तुमने नहीं करना, कभी हुँ, भी तकलीद मत करो। तो उससे मैंने ये सीखा कि मैंने कभी भी कॉपी करने की किसी को कोशिश नहीं की एंड आई जस्ट इनिशिएटेड एवरीथिंग इन माय लाइफ। वेरी नाइस, ठीक है, ये आपकी बचपन की एक परवरिश में चीज़ होती है कि हुँ, आपको बताया जाता है कि यू हैव अ वर्थ एंड यू हुँ, कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेशक, लेकिन स्टिल फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। हमारे एक्चुअली फादर जो थे वो हमारे सऊदी अरब में होते थे उस वक्त और राइट, हम अपनी दादी के पास होते थे। राइट, सो चाइल्डहुड कुछ ऐसा गुजरा कि अपनी ठीक, दादी के साय में ठीक, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हुँ, और उसके बाद फिर जब कॉलेज में आए तब भी इतना कोई कॉन्फिडेंस उस वक्त इस तरह से नहीं था। यानी कि ये सब चीज़ें सोचों में थी, ज़हन में थी हुँ, कि आई एम डिफरेंट एंड आई हैव टू डू समथिंग इन माय लाइफ। लेकिन कभी सोचा नहीं कि प्रैक्टिकली कभी मौका नहीं मिल सका, प्रैक्टिकली हाँ, मौका नहीं मिला। फिर हुँ, शादी हो गई, फिर इस हुँ, तरह से उसमें बिज़ी हो गई। हुँ, आफ्टर 16 इयर्स ऑफ माय मैरिज मैंने उसके बाद माशाल्लाह, मेरे बच्चे थोड़ा-सा मेरा बड़ा बेटा बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं
कुछ करूँ। मैंने उस वक्त तक अभी अपना ग्रेजुएशन किया था एंड आफ्टर 16 इयर्स मैंने अपना मास्टर्स शुरू किया इंग्लिश लिटरेचर में, अच्छा। बिकॉज मेरा एक ड्रीम था। दैट्स रियली इम्प्रेसिव। Yeah. ये एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी जी है आपकी। हाँ, जी, बिल्कुल ये सही। ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। सही। आई थिंक ये दिस इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिस पे मैं आज ये बात अच्छा, कर रही हूँ। माशाल्लाह। That's really और impressive। जी, उसके बाद ये हुआ कि मैंने स्टार्ट किया, 2 साल के अंदर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मुझे मेरे जो टीचर थे वो मुझसे 9 साल छोटे थे। मेरे तमाम असातिज़ा मुझसे बहुत बहुत छोटे रहे हैं, लेकिन मैंने छोटों से ऐसा सीखा कि अल्लामा इकबाल की बात सच हो गई कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जबरदस्त। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया, कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा पढ़ती हैं रोज़, इस तरह आप किस तरह करेंगी? ये तो एक सदी का ना मुआजिज़ा हो जाएगा अगर आपने अपना मास्टर्स Obviously कर you लिया। have to take care of your children's, Yeah. आपने अपने हस्बैंड का, बच्चों जी, का, फैमिली का, बिल्कुल। एक्सटेंडेड फैमिली, और ऑब्वियसली घर के जी। जो काम काज वो सारा कुछ सब लेके कुछ, पढ़ना। सब कुछ, हर चीज़ करती थी मैं, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो जो शौक़ है ना वो आपको जीने नहीं देता, तो आपको वो बेचैन रखता है। और अगर आपके अंदर वो स्पार्क है जो आपको बेचैन कर रहा है ना, तो यकीन करें आप ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो फिर बस उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपना स्कूल्स में जॉब्स की, वहाँ पे मैंने एजुकेशन सिस्टम देखा, मैंने चीज़ों को समझा। उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपना ये इनिशिएट किया प्रोजेक्ट, ठीक। और इसके बाद तो फिर देयर वाज नो गोइंग बैक। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि नीयत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं लोगों के लिए वाकई कुछ करना चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि मेरे बचपन में मेरी जो प्रिंसिपल थी ना, वो कायद आज़म की साथी थी, अच्छा। और वो हमें कायद आज़म की बहुत बातें सुनाती थी, बिकॉज शी वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो वो इनकलकेट हुआ था So हमारे he अंदर। was actually your ideal. शी वाज, हाँ, She was your ideal, yeah. और obviously कायद आज़म की स्टोरी सुन के Yeah. और मोटिवेशन मिलती बिल्कुल होगी। ऐसा ही है। वो ब्रिटिश नेशनल थी, लेकिन उन्होंने कायद आज़म के साथ काम किया था, और अच्छा, उन्होंने वो माशाल्लाह। जब स्कूल खोला तो वो हम सब बच्चे जिन्होंने उनसे सीखा था, तो वो आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं, वाह, और मैं जबरदस्त। उनके मिशन को लेके चल रही हूँ। हमजा, मैडम राबिया की स्टोरी सुन के जो है ना, मुझे खुद अब मोटिवेशन मिल रही है कि हमें भी कुछ और बेहतर और अच्छा करना चाहिए। हाँ। और इनका पैशन और इनका जो आंखों में स्पार्क है वो देख के पता लगता है कि वाकई कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, राइट। Yeah. मतलब मैं इनको इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ये नहीं कि सामने बैठी है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हर स्टोरीज वाकई एक मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि एक बच्ची जो एक ऐसे इलाके से आई और उसकी शादी भी हो गई और फिर उसके बच्चे भी हो गए और फिर घर भी संभाल रही है, और फिर after 16 years of that gap, as a married woman and as a mother of 3, so उसके बाद उन्होंने वो अपना वो मास्टर्स शुरू किया। और फिर अब आप ये साइकोलॉजिकली देखें कि वो कितना एक टफ होता होगा कि भाई आपके साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आपसे ऑलमोस्ट 10-15 साल बहुत छोटे लोग छोटे हैं, और फिर आप फिर भी उस पैशन से आप यू आर लर्निंग फ्रॉम द यंगर, आप अपने यंगर लोगों से सीख रहे हैं, पर उस जमाने के साथ अपने आप को कोप अप करने के लिए ला रहे हैं। बिल्कुल सो ऐसे दैट्स ही है। रियली मोटिवेशनल। बिल्कुल डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर कि देखें जिस तरह की जर्नी है उसमें बहुत सारी आपको स्ट्रगल्स भी होंगी, और कुछ ऐसे मौके भी आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि मैं क्यों इसमें आई हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। बर्न आउट स्टेजेस भी होते हैं, तो आपने स्ट्रगल्स के साथ और ऐसे अगर मोमेंट आई बर्न आउट की, आपने उसके साथ कैसे डील किया फिर? अच्छा, अगर आपके अंदर पैशन है, आप पैशनेट हैं, तो आप मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में ऐसा मौका कम ही आया कि मैंने कभी ये सोचा कि मुझे वापस ऐसा मैंने होना क्यों है, किया? मैंने क्यों किया। मैं कहती हूँ कि भाई जब ये बहुत कुछ करना है, मैंने तो अभी शायद कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़िंदा रखती है, आपको आपके जो अंदर का जो आपके ड्रीम्स हैं और आपके जो एक पैशन है, उसको आप उसको वाटर करते हैं अपने इसके साथ। तो मैंने चैलेंजेस तो बहुत आए। आप देखें, जब आप एक खातून घर से बाहर कदम रखती है, बहुत से आपको लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत से लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, Demotivation बहुत लोग डीमोटिवेशन करते भी हैं। होती है। बिल्कुल मुझे ऐसे मेरा ही। जब काम मैंने स्टार्ट किया तो लोग कहते थे लैपटॉप पे बैठी रहती है, पता नहीं क्या करती है, समझ नहीं आता। इवन उस वक्त मैं जॉब कर रही थी, मेरे कोलीग्स भी मुझ पे हंसते थे कि ये क्या करती रहती है ना, बिकॉज मैं उस वक्त करिकुलम डिज़ाइन कर रही थी, मैं डिफरेंट चीज़ें बना रही थी, मैं देख रही थी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, स्किल डेवलपमेंट कैसे होना है, लोगों के अंदर क्या कमी है, क्या करना चाहिए उनके लिए। तो उसमें बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, और अगर आपको पता है कि मैं एक ठीक काम कर रही हूँ, मैं सीधे रास्ते पे हूँ और मैं लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, तो फिर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करती है, और आप हर तरह के जो जो चैलेंजेस हैं जिस उनको बात से गुजर होते हैं आप कवर कर जाते बिल्कुल। हो, और ऐसे कामों में फिर अल्लाह ताला भी इंसान अल्लाह का ताला साथ बहुत देता है। साथ देता है, बेशक।
हम इसी बात को लेके आगे चलते हैं कि आपने अपनी एक स्ट्रगल का सारा सिनेरियो बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में इस तरह की स्ट्रगल के लिए ना एक बड़ा एक हेल्दी माइंडसेट चाहिए, राइट? ट्रू। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें कि आपको जो चैलेंजेस फील हुए, तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ, अपना माइंडसेट और मतलब एक अपना पूरा एज अ ह्यूमन बॉडी और एज अ मदर, फिर मैं कहूँगा कि आपने कैसे इसको कंटिन्यू किया और आप क्या समझती हैं कि माइंडसेट और मेंटल हेल्थ खास तौर पे कितनी ज़रूरी है एक मेल या फीमेल वर्किंग लोगों के लिए? अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको हमेशा बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना आप चीज़ों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो मेरा यकीन है कि हर शर में खैर है। बेशक। अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है ना ज़िंदगी के बारे में कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ सही हो रहा है, और वाकई ही ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको एक्सपीरियंस किया है। राइट। तो दूसरा ये कि अगर आप अल्लाह से कनेक्टेड हैं, आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छा है, तो फिर आप कहीं गिरते नहीं हैं। आपके ऊपर जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग रहता है। राइट। इवन मैं अगर आपको यहाँ पे ये बताऊँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैं 3 टाइम्स आई यूज्ड टू बी अ डिप्रेशन पेशेंट, ओह माय गॉड। और उसके बाद मैंने मास्टर्स शुरू किया अपना। अच्छा। तो मुझे डिप्रेशन हो गया था, मैं उसकी मेडिकेशन ले रही थी, फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे उसको किस तरह छोड़ना पड़ा, और उसके बाद मैंने अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया। मैंने कुरान शुरू किया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। उस वक्त तो सिर्फ रिसाइटिंग करती थी उसकी, ठीक है, लेकिन उसका मतलब तर्जुमा और तफसीर अभी आपको अभी मुझे नहीं अंदाजा पता था, बस वो राइट। मैं एक अपने दिल के सुकून के लिए करती थी। लेकिन ये कि उसमें वो मेरे बच्चे कुरान पढ़ते थे, मैं उनके साथ पढ़ती थी, बैठती ठीक। थी, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा एम्पावर किया। राइट। तो उसमें ये होता है कि आप जितना लोगों के बारे में, आप लोगों को ना, हम जजमेंटल हैं, हम लोगों के बारे में फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। ऐसे। अगर हमारे लिए कोई कुछ बुरा भी कर रहा है तो हम फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जजमेंटल नहीं है ना, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस दे दें, तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में ना नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। ऐसे ही। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी न किसी के कोई ना कोई बैटल्स हैं। अगर हो सकता है हमारे लिए कोई कुछ बुरा भी कर रहा है बज़ाहिर, लेकिन हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड उसके अपने कोई क्राइसिस चल रहे हों, कोई चैलेंजेस हों, तो उसको कैसे ओवरकम करना है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती हैं करती हैं, आपकी बिल्कुल मेंटल सही। हेल्थ को। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके सक्सेस का माइंडसेट रखने के लिए उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर स्पिरिचुअलिटी भी है, स्पिरिचुअलिटी, ट्रू। जो आपको आपकी पाथ के अंदर सुकून देती है, जो आपको बिल्कुल। कंफर्ट देती है, जो आपको एश्योरेंस देती है, बिल्कुल। राइट। पाकिस्तान में एक थोड़ा सा खैर पाकिस्तान के अलावा भी कई ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर ख़वातीन के लिए थोड़ा सा शाना बशाना रहना मर्दों के, और वो चीज़ें करना जो मर्द को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, और उसमें आके वो बैरियर्स को ब्रेक करना और लीड करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। आपने ये इस बैरियर को कैसे क्रॉस किया, और आपने लोगों की आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस थी? सेल्फ डाउट तो आपने उसके बारे में बताया है, और बखैर उसको भी आपने ओवरकम कैसे किया, ये भी एक बहुत ही लोगों के लिए मोटिवेशन है। मगर टर्निंग पॉइंट क्या था इस सब चीज़ का, कि आपने कहा कि मैंने ऐसी सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ ब्रेक करनी है? ये आई थिंक कि जब मैं देख रही थी बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी मैं मिलती थी, मैं देखती थी कि बहुत से प्रॉब्लम्स में हैं ख़वातीन, हमारे अपने साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता था कि आपके पास ना कोई सुनने वाला कान नहीं है, आई मीन आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो किस तरह से लोगों को किस तरह से कैटर किया जाए इस सिलसिले में। तो मैंने अच्छा हमज़ा, आपने 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी हैं इसमें अगर नहीं, थोड़ा आप सा ना, स्टेप बाय स्टेप बता ओके, सकती हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे। उसमें ये जैसे आपने मुझे पूछा कि बैरियर्स को मैंने इसको कैसे तोड़ा, तो उसमें आपका वही बात है कि अगर आप सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं ना, तो फिर आप उसके लिए काम करते हैं, फिर वो कोई बैरियर नहीं रहता। आई मीन कि अगर आपके अंदर एक पैशन है, और अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप वो कर गुजरते हैं, चाहे हाँ, जितने उसमें मर्जी एक में। मोटिवेशन लेवल जो है ना, मैं उनकी बात को एक रिकग्नाइज करते हुए कि वो फिर मोटिवेशन लेवल इतना हाई होता है ना कि फिर आपको काम नहीं लग रहा होता। काम नहीं लगता। आपको आपका पैशन इतना होता है कि फिर आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और आप उसके लिए बस तगो तो करते जाते हैं। ऐसा ही और फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला भी बशर्ते कि नीयत साफ हो, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला भी सपोर्ट करता है और अल्लाह ताला भी रास्ते खोल देता है। बिल्कुल। और बड़ी मैं प्रिविलेज क्लास से हूँ कि मतलब जब मैंने चैम्बर भी ज्वाइन किया, वहाँ पे
पे जो हमारे जितने अच्छे लोग मिले मेल होंगे, उन्होंने बहुत सपोर्ट अच्छे किया लोग होगा। हाँ, बहुत अच्छे लोग मेरे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी ले रही थी आके जब मैं अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। अच्छा, अगर जब आप प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करते हैं और आप ज़ाहिर है आप कहीं सीख के तो नहीं आए जी होते। ऑब्वियसली। मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैंने यहाँ टाई इस्लामाबाद के जितने कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे वहाँ पे जो नाइस। स्टार्टअप्स के उसमें हम सिटी 8 तक गए, मतलब अच्छा, वेरी उसमें नाइस। हमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें कि आप बहुत सारे नेटवर्किंग होती है, आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, आप यकीन करें कि इतने बेहतरीन लोग, जबरदस्त। और मेरा मानना है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं वो आपके लिए रिस्क होते हैं। बेशक रिस्क की बेशक बेस्ट फॉर्म मैंने लोगों में देखी है। बेशक इतना बेशक। एम्पावर किया है हमें। मैं यहाँ पे खुर्रम ज़ुबैरी साहब का नाम लूँगी, मैं अमजद परवेज़ साहब का नाम लूँगी। इतने ज़बरदस्त ये लोग हैं कि जिन्होंने हमें वाकई महसूस ही नहीं होने दिया कि हम यहाँ पे कोई टैबू हैं ख़वातीन इस सोसाइटी में। उन्होंने हमें इतना प्रोटेक्ट किया और हमें आगे बढ़, मतलब खुद पीछे रहे, हमें आगे उन्होंने बढ़ाया। बिल्कुल सही। तो हम, मेरा ख्याल है कि ये मर्दों, जो इस तरह के मर्द होते हैं ना जो ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, उनके बारे में तो इतनी बात ही नहीं होती कि जी उनका ऐसे क्या ही कंट्रीब्यूशन है ऐसे ही ख़वातीन के है, लिए। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। दे हैव नहीं, इस चीज़ का मैं भी विटनेस हूँ कि खुर्रम ज़ुबैरी भाई ने आपके साथ जो बहुत भी ज़्यादा। सपोर्ट किया जैसे किया, लेकिन उसमें एक सिनेरियो ऐसा था कि आप में पैशन था, आप में करंट था और आप यू नो आप कुछ करना चाहती थी। ऐसा ही है। सो उन्होंने आपको पाथवे दिखाया, उनको सपोर्ट किया। सो दैट्स आल्सो अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू कि किसी के लिए भी आपने करना, और ख़ास तौर पे एज अ वुमन को सपोर्ट करने के लिए। ट्रू। इसी तरह मैं जब टाई इस्लामाबाद में थी, हमारे जी साथ हम हमारे मेंटोर थे वहाँ पे। जी मैं अभी भी उनके साथ काम कर रही हूँ। उनका एक खुशहाली सेंटर है वकारुन्निसा कॉलेज के साथ। तो वहाँ पे भी हम जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे छोटी छोटी 8 से ग्रेड से लेके 12 तक, तो उनको भी हम लोग बिजनेस आइडियाज़ उनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आए हैं। अब हम माशाल्लाह एआई और रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। नस्ट के साथ कोलैबोरेशन दैट्स में। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस, और अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। आमीन। अच्छा राबिया, मैं थोड़ा सा ना अब इसको बढ़ाते हुए इसको थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मेंटल हेल्थ की, ख़ास तौर पे हमारे यूथ की, ट्रू। क्योंकि आपका ज़्यादा इंटरेक्शन अब यूथ के साथ जी। होता है, तो मैं उस हवाले से बात करूँगा कि सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में समझें कि वो रच बस गया जिसको कहते हैं ना, यानी जी। कि एवरी सेकेंड एवरी मिनट, मुझ समेत, यानी कि मैं अपने आप को भी बरी ज़ुबानी करता, मुझ समेत हम ऑलमोस्ट हर एज के ही लोगों के लिए सोशल जी। मीडिया एक इंट्रैक्शन है, और एक ऐसी इंट्रैक्शन है जो ऑब्वियसली हर टाइम उनके हाथ में है, उनकी जेब में, जो उनके पास है। मैं आपसे इसमें एक पूछना चाहूँगा कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, और क्या इसका ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्या हमारे लिए कोई फेवरेबल भी हो सकता है या ये नुकसानदेह है? अच्छा, देखें, सोशल मीडिया एज़ अ टूल, ठीक है, आप राइट उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। राइट। तो अब इसमें जिस तरह मैंने जब ये स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म, तो मैंने उसमें यही कोशिश की कि बच्चियाँ जो हैं इसको अपनी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल करें, ठीक ठीक है, है, इसको ठीक। डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करें। लेकिन अब अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है कि सोशल मीडिया में आप जो छोटे आने वाले बच्चे हैं उनको कैसे बचाएंगे ऐसी चीज़ों से जिनको हम पर्सनली पसंद नहीं करते। आई थिंक कोई भी फैमिली पसंद नहीं करती इस तरह की चीज़ें जो अब हो रही हैं। जी। इवन पॉडकास्ट भी आप देख लें तो अब क्लास की और एक स्टैंडर्ड की पॉडकास्ट बहुत कम रह गई हुई हैं। तो ये तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। आई थिंक ये भी एक बड़ी अच्छी फॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की। लेकिन आप देखें कि जो छोटे बच्चे हैं या जेन जी जिसके बारे में अगर हम बात करें, जिनसे मेरा इंटरेक्शन भी रहता है, तो ये एक डोपामीन लेते रहते हैं 24 घंटे हम, ऐसा ही ठीक है ना, डोपामीन की हम लोग ले रहे हैं, क्या कहते हैं एडिक्ट्स उसको, बन चुके हाँ, हैं। एडिक्ट्स बन चुके हैं। तो अगर हम हमारे पास ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, फिर तो हम सारा दिन फ़ोन पे भी बैठ सकते हैं, सारा दिन हम उसके ऊपर। लेकिन आप देखिए कि इसका जो सही इस्तेमाल है, वो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये सारा कुछ इंटरनेट के बाद ही आया है ना, हमारे पास जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बाद ही आया है। तो आई थिंक कि हमें चैनलाइज करना है बीइंग मेंटोर्स। अगर हमने यहाँ पे एक लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाई है, तो जब मैं जाती हूँ अपने सेशंस के अंदर, तो मैं वहाँ पे जाके बच्चों को ख़ास तौर पे ये चीज़ें एजुकेट करती हूँ, और हमारे कोर्स का एक हिस्सा है कि आपने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या ये जो सोशल मीडिया है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह कि अब तो पेरेंट्स भी इसमें हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं, तो पेरेंट्स की कौन ट्रेनिंग करेगा। तो आप देखें कि आजकल क्या अच्छा वाक़यात हाँ, वैसे ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। ये हमज़ा, मैं भी अक्सर ये सोचता हूँ कि बच्चों की
परवरिश की बात और उनकी एजुकेशन और उनके जी एथिक्स एंड मॉरल्स, उसकी जी तो हमेशा हम बात करते हैं और जो कि ज़रूरी है। लेकिन आजकल के दौर में मुझे लगता है कि मेरे एज फेलो जो पेरेंट्स हैं या मुझसे जो यंगर भी हैं, उनको भी आजकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उसके बारे में ख़ास तौर पे अब आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जी क्या माइंडसेट है कि वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया पेरेंटिंग कर रहा है बच्चों की, ठीक है। राइट। और जो पेरेंट्स हैं वो भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। अब अगर आप देखें आजकल जो वाकयात हो रहे हैं, मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ देख के कि बच्चे जो है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ आजकल क्या कुछ मिसहैप्स हो जी, रहे हैं। मिसहैप्स हो तो रहे हैं। इसके पीछे जो आई थिंक रीज़न है वो यही है कि सोशल मीडिया, लोग इतने बिजी हैं टिकटॉक्स के ऊपर बनाने में या देखने में, कंटेंट ऐसा देख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता बच्चे कब घर से बाहर कब उनके घर से निकल बाहर जाते हैं। ये इतना सीरियस इशू है और हमारी सोसाइटी में ये बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बल्कि हमें लोगों को ये एजुकेट करना है कि आपके पास वीडियो भी रहेगा, आपके पास फ़ोन भी रहेगा, आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी रहेंगे, लेकिन आपका बच्चा अगर एक दफ़ा निकल गया तो तो वो वापस दोबारा नहीं नहीं आ आ सकता। सकता। ये ऐसे ही। इतना बड़ा अनबियरेबल लॉस है। तो अगर आप कैलकुलेटेडली चलें अपने बच्चों को लेके, उनको सही तरीके से उनकी परवरिश करें। परवरिश तो आजकल है ही कोई नहीं ना, जी, ऐसे ही है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, एक्चुअली हमारी जो जनरेशन थी उसके ऊपर इतनी पाबंदियां थी और इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि अब उनको एक आज़ादी मिल गई है, तो वो शायद अपने आपे से हम लोग बाहर हो चुके हैं, एग्जैक्टली ऐसे जो ही। हमारा यहाँ का माइंडसेट है। बिल्कुल ऐसे। मुझे अपना टाइम याद है रबे, जब हम छोटे होते थे तो हम मतलब हमारी माओ ने हमें आके खिलाना खाना जी और हमें ना कुछ बातों में लगा के खिला जी देना या ऐसे जो ही भी है। एक टैक्ट होता इन्वॉल्वमेंट था, थी ज़्यादा ना। इन्वॉल्वमेंट थी ना, एक ऐसे ही है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट थी। आजकल अनफॉर्चुनेटली मेरे अपने घर समेत मैं बात करता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ कि लोग बुरा ना मनाएं, तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि अब एक सेल फोन बच्चे को पकड़ाया जाता है, उस पर जी कार्टून लगाए जाते जी हैं और फिर वो माएँ बच्चों को कुछ खिला रही होती हैं। जी, उसके बगैर तो बच्चे सो खाना खाते ही सो नहीं। मेरे लिए ये अब ऑब्वियसली जैसे जैसे रिवॉल्व कर रहा है एरा, जिस तरह हम आईटी की तरफ या आगे जो तरक्की हो रही है, ठीक है सारा कुछ है, लेकिन ये मुझे समझ से बाहर है कि उसको उसमें बिजी करना क्यों ज़रूरी है, या इसके अलावा क्या इंट्रैक्शंस हो सकती हैं बच्चों की ग्रूमिंग के लिए। अगर आप पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज छोड़ना चाहें कि जिसमें बिल्कुल। खास तौर पर यंग माएँ हैं उनको कुछ मैसेज मिले कि चलो यार इसका अल्टरनेट कुछ हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो आजकल बच्चे जो फ़ोन्स के साथ बिज़ी होते हैं, उनके जी पेरेंट्स के पास भी टाइम कम है, जी। ठीक है? वो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो मसला है वो कंपटीशन का है हमारा, कि जो राइट। अगर दूसरा कर रहा है तो मैं इससे पीछे ना रह जाऊँ। फोमो है हमें आजकल बहुत ज़्यादा, आपको जी पता है कि ऐसे एक मुसीबत है ये भी। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा है कि जो मदर्स हैं ना, उनको चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा टाइम, क्योंकि ज़्यादा बच्चे की जो परवरिश है वो माँ की गोद में ही होती ऐसे है। ही। और वो उनके साथ कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों को ले गए बाहर खेलने के लिए ले गए, या आउटिंग के लिए ले गए, या कुछ उनके साथ बैठ के कोई कुकिंग के स्किल्स सिखाए जाएँ बच्चों को, जैसे बेकिंग हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बच्चा, आपको लगता है कि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट है, हो जिसमें उसके, इन्वॉल्वमेंट। हाँ, बिल्कुल सही। उसमें आप स्टोरी बुक्स सुना सकते हैं बच्चों को। वो तो अब जी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया ना, हमारे बचपन तक तो स्टोरी बुक्स थी, हमारी दादी सुनाती थी हमें जी स्टोरीज़। तो अब तो वो चीज़ें नहीं, अब तो आप फ़ोन पे ही स्टोरी सुन सकते हैं, जी सब कुछ ऐसे फ़ोन पे ही हो सकता है। अच्छा, मैं इसमें एक आपको बताऊँगी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर रही थी सोशल मीडिया, लेकिन अपने काम के लिए, ठीक है। उसमें फिर ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एडिक्ट हो रही हूँ, तो मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी-कभी ना अपने सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए ना पॉज़ कर देना ब्रेक चाहिए, लेनी चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपने बाहर जाएँ, लोगों को मिलें, इस तरह का काम करें। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि अगर आप, हमें ये लगता है कि अगर हमने आज कुछ पोस्ट नहीं किया तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। ऐसे ही है और ज़्यादातर लोग जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार भी इसीलिए हो रहे हैं, जो कि ये मेंटल जो इलनेस दिखावे की है, दुनिया है, जो दिखावे की हाँ दुनिया है। बिल्कुल तो हमें हर वक्त ये दिखाना है कि वी आर बिजी, वी आर नॉट बिजी। कभी हम नहीं भी बिजी हैं, हम ऐसे क्यों ही हर वक्त दिखा रहे हैं कि हम बिजी हैं, कहीं बिल्कुल पीछे ना सही। रह पीछे जाएं। ना रह जाएं। हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो अचीवमेंट है ना, वो हमारा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये नहीं कि आप बस आप उससे आगे निकल जाएं, आपके व्यूज़ उससे ज़्यादा आ जाएं। अगर मैं आज आपसे ये बात पूछूं कि आप आज फेसबुक बंद हो जाता है हमजा, या आज टिकटॉक बंद हो जाता है, या आज यूट्यूब बंद हो जाता है, ठीक है, तो क्या है जिंदगी आपके तो फिर पास? भी चलनी है ऑब्वियसली। क्या क्या करेंगे आप? क्या करेंगे?
आप एज अ पर्सन खुद क्या हैं, यानी कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक शनाख्त रखते हैं, अगर आज ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं प्लेटफॉर्म्स, तो हमारे पास क्या है, हमारे अंदर क्या है हमारे लिए। तो आप अपने अंदर को डिस्कवर करें। सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को अपने अंदर को डिस्कवर करते हैं तो फिर आप इन चीज़ों के बगैर भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो लोग यहाँ पागल हो जाते हैं, ओ ऐसे अब ही। क्या होगा, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या करें। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस कभी कभी हमें करनी चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। क्या हमें पीछे हम नहीं रह जाएंगे पीछे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, लास्ट टाइम अभी जो लास्ट पॉडकास्ट किया ना, तो मुझे भी लगता है कि मैं अब स्टेज पे आ गया हूँ कि थोड़ा सा ना मुझे भी एक वो ये सोशल मीडिया तो नहीं कह सकते, बहरहाल सेल फोन और ये व्हाट्सएप और क्योंकि बिजनेस के मैसेजेस और ये वो जी, आना ना, तो ऐसे। मुझे भी हर टाइम ना माइंड में ये होता है अच्छा मैं चेक कर लूँ कोई मैसेज तो नहीं जी आया। जी जी। अभी भी आपके सामने मैंने फ़ोन साइड पे रखा हुआ था, मैं एक दो मैसेज का भी बल्कि आपसे बात करते हुए रिप्लाई कर दिया, ज़रूरी लगा मुझे। तो कहने का मकसद है कि वाकई कि हम अपना इतना ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो गए हैं। ट्रू। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझ समेत हम सारे ही तकरीबन जो हमारी जनरेशन हैं इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा ट्रू। कि ये कितना बुरी तरह हमारी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ये अफेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली है। और वो इसके लिए हम एक टर्म भी है, जब आप इस सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, सोशल क्लेंजिंग, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इससे बहुत सारी रिसर्च भी है कि लोगों ने जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, दे वो गोइंग थ्रू मैनी मेंटल इश्यूज और इस तरह स्पिरिचुअल इश्यूज एज वेल। ठीक। और फिर उन्होंने जब बाहर जाके उन्होंने ग्राउंड, नेचर, उसके साथ इंटरेक्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी ने जो है ना वो हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ किए जिससे वो खुद नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ। और ये हमारे लिए, क्योंकि हम इंसानों के लिए नेचर के अंदर इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सिस्टम एक ऐसे में हमें डाला जा रहा है जिसमें स्क्रीन टाइम रखना बहुत ज़रूरी हो गया। वो मतलब एक तरह का आप समझें कि कंट्रोल ही है ना, माइंड ऐसे कंट्रोल ही। है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे आपने कहा आपने नोटिफिकेशन देख के रिप्लाई किया। हाँ जी। अब इस पे मैंने अपने लिए अपने ऊपर बहुत काम किया है। मैं देखा होगा पूरे सेशन में मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं नहीं उठाया टच आपने, किया। बिल्कुल ऐसे मैं ही। पूरे दिन में मेरे कई मैसेजेस, कई चीज़ें अनरेड रहती हैं, कई दफ़ा 2-2 दिन भी रहती हैं। वो मैं छोड़ देता हूँ और ठीक। बाय चॉइस करता हूँ, ठीक। ताकि वो कंट्रोल मेरे पास रहे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके ऑपोजिट चल रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली कल परसों न्यूज़ देखी कि ओपन एआई अपने जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको ट्रेन कर रहा था बुक्स के थ्रू, और वो उन्होंने एक मशीन के थ्रू वो बुक्स जिनसे वो उसी एआई को ट्रेन कर रहा था, वो बुक्स बाद में वो काटते जा रहे थे। तो ये अब हमें एक मेमोरी मिली वो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की, कि जिसमें बुक्स जो हैं वो सड़ा दी गई, बिल्कुल ख़त्म कर दी गई वो लाइब्रेरी। और ये इतना बड़ा नुकसान कि हम अपनी यूथ को बुक्स नहीं दे पा रहे हैं, बुक्स से इतने दूर हो गए। आपने तालीम व तरबियत की बात की, तो मी माई सेल्फ, मैं बचपन में तालीम व तरबियत, रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम्स मैगजीन, ये सब पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। और मैंने बहुत सारी नॉलेज या ये जो मेरे इंटरेस्ट थे बहुत सारी चीज़ों में, वो वहाँ से एक ट्रिगर हुई। और अभी भी मैं पढ़ता हूँ इन चीज़ों को। सही। ये स्क्रीन के ऊपर पढ़ना और वो ई बुक्स पढ़ना, ये वाला जो हमें उन्होंने लगा दिया है। वी आर पेपर लवर्स ना। आप जब तक पेपर को टच नहीं करते आपको मजा ही नहीं आता। स्मेल नहीं करते हाँ जब तक। बिल्कुल। एक बुक खरीद के ना, उसकी वो जो एक मतलब एक आदत है कि उसको पहले स्मेल करना है, उसकी जो ऐसा ही है खुशबू है वो बहुत डिफरेंट होती अगर है। आपको याद हो हमसा, हम जब छोटे होते थे, जब नए कोर्स की बुक्स आती थी तो वो उसमें जो एक खुशबू थी ना, मुझे आज भी वो याद है वो। तो ऐसे वो खुशबू थी। ऐसे आप दोनों ने जिक्र किया तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। आपके माइंड Mind में, वो mind memory में although है, मैं कोई वो हाँ। बहुत बड़ा वो नहीं था, पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन आज भी मुझे याद है कि जब एग्जाम से पहले कभी कोई बुक खोलनी तो वाकई उसमें एक खुशबू होती थी वो उसकी। देखें, अब आप क्रोम खोलते हैं तो सबसे पहले आपको न्यूज़ सारी नज़र आ जाती है। हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। मुझे याद है, मुझे क्लास में पर्टिकुलरली, मतलब मुझे घर पे आदत डली हुई थी, मामा ने काफ़ी उस पर ट्रेन किया था, तो बचपन से रीडिंग की बहुत आदत थी। क्लास में एक वाहिद बच्चा होता था जिसको ना घंटा पूरा खड़ा होके नॉवल पढ़वाते थे कि भाई मेरी बिल्कुल फ्लुएंट थी, बिल्कुल पढ़ना। माशाल्लाह। तो ये सब न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, इन चीज़ों से थी। आजकल का ऐसा है कि इससे आपको नॉलेज भी मिलती है, मगर आजकल ऐसा है कि बच्चों को इंग्लिश बोलना तो आ गई है, या वो एक्सेंट लगाना तो आ गई है, पर वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। दे से सो मच विदाउट सेइंग एनीथिंग। ट्रू। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सोशल मीडिया स्क्रीन। आई थिंक हमें एक ऐसा स्टेज लेके आना चाहिए जहाँ पे हम वापस बच्चों को पेपर पे लेके आएँ, उनको लिखवाएं। मेरी अपनी
राइटिंग बुरी हो गई है। अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिखना शुरू करता हूँ तो मेरे हाथ बीच में थक जाते हैं गिव बीच अप में। करना शुरू हो हाँ, जाते हैं बिल्कुल कई ऐसे दफा, ही। बिकॉज इतनी आदत हो प्रैक्टिस गई नहीं है रही टैप ना। टैप 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 हाँ, टैप टैप बिल्कुल और ऐसे वो प्रैक्टिस नहीं करना। रही वो। तो ये हमारी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हमजा कि जो किताबों को छूना था या उनको महसूस करना, हमारे अंदर एहसास की भी कमी होती जा रही है इस या वजह से, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हेल्प थी। करते हैं। या आपकी ना आपकी जो इमोशंस हैं उसको ये बिल्ड करती थी। आप जब बुक को हाथ लगा रहे हैं उसको फील कर रहे हैं और आप एक अनदर वर्ल्ड में चले गए हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में चले गए हैं। अब वो इमेजिनेशन भी नहीं है, अब तो हर चीज़ या आपको एआई पे आप अपनी बस कोई चीज़ डालें प्रॉम्प्ट, वो आपको दो तो चार फौरी आगे आंसर कर हाथ देता है। आगे वो नहीं, या आपकी इमेजिनेशन को 4 हाथ आगे बताएगा कि ये भी डाल लो इसमें, ये भी कर लो। बिल्कुल या सही। तो या क्रिएटिविटी आई थिंक कि बिल्कुल ख़त्म होती जा खत्म रही है। होती जा रही पहले है। हमारी जो जनरेशन थी उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। थी, बिल्कुल हाँ ऐसे बिल्कुल। ही। अच्छा, मैं उस दिन अभी रिसेंटली ना किसी को स्टोरी सुना रहा था कि बचपन में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ना गांव पहुंच जाता था। तो ऐसा होता था कि कई कजन्स के साथ ना इंटरेक्शन उधर ही हो जाती थी। अब ऐसा था कि उस टाइम के ऊपर एक आती थी वंडर ब्रेड, अभी भी आई थिंक आती है, पर उस ज़माने में वो क्या करते थे कि ब्रेड के वो जो बड़ी वाली ब्रेड आप लेते थे उसके अंदर ना एक उर्दू स्टिकर की डाल छोटी देते सी, नहीं स्टिकर नहीं, उर्दू की स्टोरी बुक होती थी हाँ। 3-4 अच्छा सफ़ों की। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा, वो ऐसी आदत थी मुझे वो कलेक्ट करने की, तो वो मैं और मेरी एक और कज़न थी, वो हम ना कलेक्ट करते थे और एक दूसरे की जो वो बुक्स निकलती थी ना, एक्सचेंज वो हम करते थे। एक्सचेंज करते थे जब भी हम गाँव जाते थे। तो वो उनके पास जो एक्स्ट्रा निकली है हाँ, वो मैं ले लेता था, उनको अपनी दे हाँ। देता था। सही सही और सही। हमारी वो जो स्टोरी बुक्स है ना वो घूमती जाती थी फैमिली के अंदर, और वो माशाल्लाह, इसी जबरदस्त। तरह मैगजीन्स भी। हाँ, तो वो जबरदस्त। एक कनेक्शन, उसमें यू नो, कनेक्शन था, कंपटीशन नहीं कम, था। हाँ अब कनेक्शन कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। अभी आप देखें टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा सब चीज़ें, हम लोग हर वक्त कनेक्टेड हैं, हाँ जी, लेकिन वी आर फार अवे, हम कनेक्ट। एग्जैक्टली। अब ये जनरेशन है जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, या लेकिन वैसे बाज़ाहिर सबसे ज़्यादा कनेक्टेड यही जनरेशन या है। ऐसे ही। तो ये तो असल में आयरॉनिकल हम अब है ऐसे बिल्कुल। कनेक्टेड हैं कि हम अगर एक घर में एज अ फैमिली 5 मेंबर्स बैठे हैं ना, जी। तो हम आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू सारी दुनिया में कनेक्टेड होंगे। या यानी कि हाँ। 5 लोग बैठे हैं, मुँह नीचे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं, बहन भाई भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। ये मतलब ये मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि वो एक कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, सारे अपने अपने लगे हुए, उसको देख के हंस भी रहे हैं, अच्छा क्या हो रहा है, या क्या हो रहा है, ऐसे राइट। हम्म। सो कनेक्टेड होते हुए भी हम डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड एक्चुअली। ट्रू। तो हम फिर इसको इस तरह इसको मैं लेके या समझता हूँ, और ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल। राबिया। मैं ये समझता हूँ हमजा कि इट्स वेरी अलार्मिंग, और अल्लाह करे कि कोई इसका तोड़ आ जाए और हम इसको कोई माशरा वरना तबाही की तरफ जा अभी रहा आप ये देखें, जो एआई की भी अगर मैं बात करूं तो एआई जो है ये हमारा इंसान की जितनी भी इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसको कॉपी कर रहा है। ऐसे ही। कॉपी पेस्टिंग हो रही है। अभी जिस आपने देखा बांग्लादेश में जो उन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर उन्होंने लगाए हुए कैमराज, या अब वो सब ये देखें ना, ये सारा खत्म हो जाएगा लेबर, ऐसे ही और ये ओवरकम कर जाएगा ये सारे जो एआई है ऐसे ही। हमारे। तो लोग कहाँ जाएंगे अभी आगे? तो और मुझे खतरनाक सिचुएशन नजर आ रही है दुनिया की, बस कि हर चीज़ जो है ना वो हम्म, हम कह तो रहे हैं कि तरक्की की तरफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। वो नेचर अपनी रीसेट करती है बहुत ट्रू। सारी चीज़ें। और आई बिल्कुल। थिंक हम कुरान में भी जब हम अपोकलिप्स की बात करते हैं तो हाँ। हमने जब वो पढ़ते थे तो हम हैरान होते थे कि हाँ, इंसान दोबारा से तीरों पे आ जाएगा। हाँ, तो हम सोचते वो हैं यार इतनी आएगा। एडवांस वेपनरी और फिर तीर कहाँ से आ गया दोबारा अभी से। घोड़ों का जमाना आएगा। घोड़ों बिल्कुल का, ऐसे तीरों ही का ज़माना फिर से आ जाएगा। आएगा। तो वो ऑब्वियसली एक ऐसा स्टेज आने लगा है जिसके ऊपर इंसान दोबारा से अच्छा, उस तरह हो बिल्कुल। अभी जैसे अगर आप देखें तो जो 90s के ज़माने की शादियां थी अभी वो रिवाइव हो रही हैं। मतलब आप Yeah. देखें ना, जेन जी जो है वो पुरानी चीज़ों को रिवाइव करने की Revive कर कोशिश कर रही है। Yeah. क्योंकि आई थिंक अगर कुछ लोग इस तरफ लगे हुए हैं कि वो हर वक्त अपना उसके ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, कंपटीशन है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा थोड़ा जो डिफरेंट, हाँ, यानी कि हर तरह के लोग हैं, हर कैटेगरी के इसमें ऐसे लोग ही हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो है ना वो बस उस सारे सिनेरियो में फंस चुके हैं और दस चुके हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, और वाकई लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, मैं इसमें ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो मेंटल इलनेस का शिकार हैं इस सोशल मीडिया की वजह से, कि वो जब दूसरी ख़वातीन को देखती हैं कि वो इधर जा रही है, उधर जा रही है, इस कंट्री में, उस कंट्री में, ये खा रही है, ये पहन रही है, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं ही। कर रही, घर में अलग लड़ाइयाँ और आपके अज़दवाजी ताल्लुकात भी ख़राब, वो और ज़्यादा आप ख़राब, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सारी ऐसे चीज़ें ही। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बस वो एक सिचुएशन है। मुकाबलेबाजी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया ना, जी। कि जैसे अभी मैम ने बताया कॉपरेशन कि होना एक दूसरे चाहिए। को देखते जी देखते ना मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करता चलूं कि अमूमन और अक्सर ये ज़्यादातर फेक चीज़ें भी लोग लगाते हैं। जी ऐसा ही है। मतलब वो चीज़ वो कर रहे हैं या नहीं है, वो चीज़ एक्चुअल ऐसे है या नहीं है, लेकिन वो फेक पोस्ट दे के
फेक पिक्चर्स दे के या फेक अपने आप को जाहिर करके कि मैं बड़ा तीसमार खान हूँ, तो वो दूसरों को भी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर इसको रहा है। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के हाँ, और कि खाने के खाने के और 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 सैडली लाइक पेरेंट ये एम्पावर होना या किसी कोई लोगों को लगता है कि ये मेरा राइट है ये चीज़ें करना। हाँ। मैं इसी से सवाल आपसे एक ये ज़रूर करना चाहूँगा। आप आई थिंक बेस्ट डिफाइन कर पाएंगी जो, क्योंकि आप लाइक विमेन राइट्स एडवोकेट भी हैं, आप इसको अगर डिफाइन करें विमेन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट, तो इसका ट्रू मीनिंग क्या है? अच्छा, ट्रू मीनिंग इसका ये है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो यहाँ पे डेफिनेशन है ना हमारे यहाँ, उसमें ये है कि औरत के पास सारे इख्तियार हों, ठीक है? वो मर्द को कुचल भी दे तो उसको कोई कुछ ना कहे। मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ़िज़ूल हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। मैं ठीक है एडवोकेट करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को, लेकिन मेरे नज़दीक जो जो मैं प्रैक्टिकली करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट इज़ कि आपके घर वाले आपके साथ सपोर्टिंग हैं, आपके काम में आपके साथ हैं, आप अपने घर वालों का कितना ख्याल रख रहे हैं। अब वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि मैं अपना घर का खाना बना के, मैं अपने बच्चों को सारा कैटर करके और फिर मैं अपना काम कर रही हूँ और उसमें मुझे कोई बोझ भी महसूस नहीं हो दैट्स अ रहा। वेरी गुड पॉइंट कि ये वाकई मैं इनको सपोर्ट करूंगा इसमें कि एज अ लेडी, एज अ वुमन, अगर अपने घर के वो सारे मामलात को पूरा कर सकती हैं, उसके बाद फिर वो जाके जी, दुनिया का जो भी काम करना चाहें विद इन देयर लिमिट्स ऑब्वियसली, तो वो करें, तो ऑब्वियसली हस्बैंड भी सपोर्ट कर देगा, बिल्कुल, फैमिली भी सपोर्ट कर देगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हाँ। क्योंकि एज अ वुमन मुझे लगता है कि वुमन राइट्स की तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि वो वुमन अपने घर के राइट्स या अपने बच्चों के, हस्बैंड के या पेरेंट्स के राइट्स पूरे कर रही हैं? हाँ। अगर तो वो पूरे कर रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। ऐसा ही है। मगर सही? सारा डिबेट ही तो यहीं पे आ रहा है ना कि वो कहते हैं ये सोसाइटल या कल्चरल ये वो है कि डिफाइन कर दिया है कि औरतों ने ये करना है और मर्दों ने ये करना है और ये काम मर्द भी कर सकते हैं, वो भी करें। तो ये जो हमने अपने लिए सांचे बनाए हुए हैं, इस हिसाब से फिर वो एक प्रॉब्लम आ गई है। असल में वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बहस तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी कम अक्ली ये कहती है कि जब कुरान में अल्लाह ताला ने डिफाइन कर बिल्कुल, दिया आप मैं ये मर्द बात और कर रही हूँ। औरत का जो एक सिलसिला है, तो उसमें हमें बहस करनी नहीं चाहिए। हम एक तो नॉलेज भी नहीं है, दूसरा एक गुनाह अलहदा कमा लें। बिल्कुल, इसमें देखें ना मर्द को कवाम बनाया गया है, हाँ जी। कुरान में कहा गया है। मैं अभी इसी पॉइंट पे आ रही थी कि प्लीज़। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों के जो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, हम उसको क्यों सुने? हमें जो अल्लाह ताला ने बताया हम उसको क्यों नहीं फॉलो करते? ऐसे ही, अब बिल्कुल मैं ऐसे। आपको अपना नेक्स्ट जर्नी जो बताती हूँ जो कुरान का था, मैंने आज से 5 साल पहले कुरान की क्लासेस तफसील के साथ लेनी शुरू की माशाल्लाह, हैं। वेरी नाइस। अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया। ठीक। मेरी एक उस्ताद हैं बहुत ही मोहतरम नूर अफ़शां साहिबा, डॉक्टर, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने सब कुछ छोड़ के और वो इसमें आई हैं। और अब आप ये सोचें कि एक डॉक्टर से कुरान पढ़ना, उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसका इंटेलेक्ट क्या होगा, उसका विजडम क्या होगा बिल्कुल कि सही। वो जिस तरीके से हमें पढ़ाती हैं। तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसे ज़बरदस्त उस्ताद मिले अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। कि जिनसे मैं सीख रही हूँ। और हमारे आई थिंक 90% ख़वातीन को तो पता ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है, उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। अगर आप फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं दीन के मुताबिक, तो आपके हकूक़ कोई आपसे छीन नहीं सकता। बेशक, ठीक बड़ी है? बड़ी प्यारी बात की 100% आपने, बिल्कुल सही, ठीक क्योंकि कह रहे ये हैं आप। मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ें करती हूँ। अगर मैंने अपना बिज़नेस के स्किल्स या अपने काम के स्किल्स के ऊपर काम किया, तो मैंने दूसरी तरफ अपने कुकिंग स्किल्स उससे भी अच्छे करने की कोशिश की है। तो बेहतरीन खाना बनाएंगे अगर आप, तो कैसे हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपके जी साथ ऐसे ही, आपको सपोर्ट ना करें? जी ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी नीयत बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे यानी कि एज अ मदर अगर आप अपने बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, एज अ वाइफ आप अपने हस्बैंड की कर रही हैं, या पेरेंट्स, या जो भी व्हाट्सएवर फैमिली जी, सिनेरियो है, तो जब आपकी नीयत साफ़ है और आप अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड में सारा कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, तो वो फिर सारी फैमिली आपको सपोर्ट हाँ, करेगी कि सही। बिल्कुल आप उसको करें। और मैं ये देखता हूँ, और मैं आपको देख के मुझे खुशी महसूस होती है कि आप लकी हैं कि आपको एक अच्छी फैमिली, सपोर्टिव फैमिली माशाल्लाह, मिली, बिल्कुल। और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड लकी हैं कि उनको आप मिले। हाँ, मैं इसमें इसको भी ऐसे भी देखता हूँ कि आप में एक जो पैशन है, जो, और मुझे आज वाकई में आपसे इस सारी स्टोरी से इम्प्रेस हुआ कि जिस तरह आपने बताया कि शादी के बाद आपने माशाल्लाह एजुकेशन की कंप्लीट, और उसके बाद आज तक आप एक उस
फेज़ में अपने हैं और बिल्कुल अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत कुछ किया माशाल्लाह। अभी अल्लाह तो मैं ताला पीएचडी का इरादा रखती हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, मैंने सोचा माशाल्लाह, दादी बनूंगी तो फिर पीएचडी करूंगी उसके बाद माशाल्लाह। क्योंकि ये है मुझे शौक इंशाल्लाह, है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। स्टिग्मास आपने सोचा कि ब्रेक बाय ब्रेक हाँ, करते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही, वन बाय वन, लेकिन मैं ऐसे बड़ा ही। ना आप समझे कि कुरान जब आप पढ़ते हैं ना तो हिकमत सीखते हैं आप, उसमें हाँ, हिकमत बहुत हिकमत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मैटर अगर करती आप है। कुरान पढ़ने लग जाएं तो हिकमत के साथ आप इतने मामलात को हैंडल कर सकते हैं ना, जी, ऐसे ही। और आपके अंदर सब्र एक तो आ जाता है, हुँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब जो चीज़ें मैंने की हैं तो उसमें रेजिलियंस का बहुत ज़्यादा हाथ है बिल्कुल सही, कि आपने गिव अप नहीं करना, नहीं करना, रेजिलियंट आप रहेंगे तो आप बिल्कुल, आगे ही बढ़ेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता आपका बिल्कुल रास्ता। ऐसे ही। अच्छा और ये मैं इसमें आपको एप्रिशिएट करना चाहूँगा जो कुरान तफ़सीर के साथ पढ़ना है ना एक्चुअल वो फिर समझ इंसान को आता है। जी बिल्कुल तो मैं ऐसे ही। अक्सर हम अपने पॉडकास्ट में डिफरेंट पहले भी बात कर चुके हैं कि कुरान पढ़ना तो चलो मतलब हमें भी बचपन में हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमारे कुरान पढ़ें और उनको वो अल्फ़ाबेट्स और अरेबिक में पढ़ना आ जाए, राइट? तो वो तो ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स करा देते हैं, लेकिन मेरी पेरेंट्स से जो मुझे सुन रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसी एज में ना उस छोटी एज में ही बिल्कुल तो बच्चों को कुरान को साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके तफसीर भी साथ पढ़ानी चाहिए, तर्जमा और तफसीर। उससे ही होता है कि वो एक डेवलपिंग स्टेज होती है। बल्कि मैं अक्सर राबे मेरा ना अक्सर हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट हुए तो मेरी ये ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि ये सच हो जाए, उसके लिए हम कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे कि क्लास 1 से लेके ना मैट्रिक तक, राइट? या ओ लेवल्स व्हाट्सोएवर जो भी है, ये जो 8 से 10 साल है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम उस एज में ना दुनिया के सारे सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। जी यानी कि मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ लिया, इस्लामियात भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी, उर्दू भी, मैथ्स भी और ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट जो आज तक प्रैक्टिकल लाइफ में ठीक है, वो एक नरिशिंग में काम ज़रूर आते हैं। आपको एक अच्छा माइंडसेट मिलता है, आपको एक क्रिएटिविटी मिलती है उन सारी चीज़ों को पढ़ने से। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये जो एज होती है ना, ये सीखने की एज होती है। तो अगर 1 से लेके 10th तक इन 10 सालों में हर रोज़ थोड़ी-थोड़ी सी क्लास शुरू होने से पहले कुरान की एक आयत और उसका तर्जुमा और साथ तफसीर अगर एवरी डे ये काम किया जाए ना तो मुझे ये लगता है, मेरी फीलिंग है कि मैट्रिक के बाद या उन 10 सालों के बाद जो बच्चा निकलेगा तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ निकलेगा जो कि अभी निकल रहा है, राइट? उसको दुनियावी तालीम तो मिल रही होगी, जी। लेकिन दीनी तालीम भी जब साथ साथ मिलेगी तो उसका एक एज अ मुस्लिम उसका माइंडसेट डिफरेंट होगा। ये सारा कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी ये टाइम गुजारा और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने उस टाइम पे कुरान तो पढ़ लिया, हमारे पेरेंट्स का एहसान है हम पे, उन्होंने हमें कुरान पढ़ाया, मौलाना साहब आते थे पढ़ाते थे, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके। और ऐसा ही इस एज में आके अब मेरा दिल करता है, इस तरह आपने तफसीर पढ़नी है तो मेरा भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी अब शुरू भी की है मैंने पढ़ना, तर्जुमा और तफसीर के साथ आहिस्ता आहिस्ता अब समझा जाए कि कुरान एक्चुअली क्या कह रहा है। जी। तो असल चीज़ ये है कि अगर उस एज में अल्लाह ताला जो कह रहा है वो उस बच्चे को समझ आ जाए ना, तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत सारी बुराइयों से और बहुत सारे दुनियावी जो गलत मामलात उनसे बच सकता है। एज अ मुस्लिम वो अल्लाह ताला के राह में सीधे बेहतर काम कर सकता है। बेशक। तो जो कुरान का मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कुरान में तो हर किस्म का नॉलेज है। आप उसमें फ़िज़िक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, मेडिसिन की हर चीज़ उसमें वहाँ 1400 साल पहले हमें बता दी गई थी, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी सब कुछ उसके अंदर है। तो हमने कभी उसको देखा ही नहीं। और मैं यहाँ पे ये भी एक कहना चाहती हूँ कि मैंने जब कुरान की तफसीर शुरू की ना तो मैं ये देखती हूँ कि शादी उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक आप कुरान तफसीर से ना पढ़ लें। ये लॉ होना चाहिए हमारे मुल्क में। कोई मैं कहती हूँ कोई शादी ना काम नहीं होगी क्योंकि हमें अपने हकूक और अपने फ़राइज़ पता ही फ़राइज़ नहीं का है पता नहीं, बिल्कुल ऐसे दोनों ही। पार्टीज़ को। तो देखिए ये कितनी कितनी ज़बरदस्त बात की कि अब वो पढ़ रही हैं तो अब उन्होंने ये एक अपनी एक वो एक अपने सजेशन दी, बिल्कुल इज़हार का हाँ या बिल्कुल। सजेशन का मतलब बताया गया कि भाई ऐसे होना चाहिए। और कितनी प्यारी बात है कि अगर ऐसा हो जाए और जो मैं सोच रहा हूँ आज के अगर उस एज के बच्चे को बच्ची को ये पढ़ा दिया जाए जी। तो काफ़ी हद तक उसको अपने हकूक और बाकी मामलात भी सारे पता जब होंगे। मैंने सूरह निसा पढ़ी तो मैंने उसके बाद एक कोर्स डिज़ाइन किया था हुब के नाम से। उसमें यही रिलेशनशिप्स जो आपके होते हैं हर तरह जी के जो आपके ससुराल है या जो भी है जी उसके बारे में हमने ये पूरा एक बनाया था कोर्स उसके ऊपर ना कि मैं बहुत सारी ख़वातीन की काउंसलिंग करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा मुझे ख़वातीन कांटेक्ट करती हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ क्योंकि साइकोलॉजी का भी बैकग्राउंड है मेरा।
तो मैं चीज़ों को समझती भी हूँ। फिर कुरान आपको फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी भी समझाता है, ज़बरदस्त। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझाता है, जो एम्पैथी समझाता है, काइंडनेस, वो जो है ही नहीं। हम्म, इतनी चीज़ें हैं। ये मेरा जो कोर्स है बेसिकली वो कुरान के ऊपर बेस्ड है। मैं माशाल्लाह। चाहती हूँ कि इस तरीके से हम कुरान के मैसेजेस को कोर्सेज़ के थ्रू जो है लोगों को पहुँचाएँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है थैंक यू। और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, आमीन। हमारी इसमें दुआ है। जी हमज़ा, आज का एक बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा है हमारा Yeah. राबिया के साथ, और आप अगर इसमें कुछ ऐड अप करना चाहें तो प्लीज़। मैं बस ये करूँगा कि बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव एक हमें मिला है हम्म, ऑडियंस के लिए, हम्म, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन इन बहुत सारी चीज़ों पे करते रहते हैं, बट आज के जो सेशन में उन्हीं टॉपिक्स को भी हमने अगर टच भी किया तो बहुत एक नया पर्सपेक्टिव था। तो थैंक यू सो मच, एंड इट शोज़ के आपकी क्या क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रही है, और आपकी जर्नी जो है वो बहुत सारे हमारी यूथ के लिए जो है वो एक सिंबल ऑफ होप भी होगा, मोटिवेशन भी होगी, और लोग जो हैं वो असल में कई दफ़ा ऐसा मेंटोर ढूँढते हैं जो जिसके साथ वो रिलेट कर सकें। ट्रू। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग रिलेटेबिलिटी चाहते हैं। हुँ। बहुत सारे ऐसी पॉडकास्ट हैं जिनके अंदर बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं। आई थिंक एक जो हमारी पॉडकास्ट में मैं बहुत खुश होता हूँ कि हम ऐसे गेस्ट इनवाइट करते हैं जिनके साथ लोग रिलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया। इट वाज लवली हैविंग यू, एंड इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू इन द फ्यूचर एज वेल। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं हमज़ा क्लोजिंग से पहले ना, इजाज़त लेने से पहले मैं चाहूँगा कि मैम राबिया जो है ना वो अपना अ, एक मैसेज कन्वे करें, ख़ास तौर पे जो यंग गर्ल्स हैं, जो यंग लेडीज़ हैं, जो पैशन रखती हैं, और उनको कोई अच्छा सा मैसेज दें जो ख़ास तौर पे आप कुरान की जो एजुकेशन ले रही हैं उससे भी रिलेट करे, और प्लस जो एक दुनियावी तौर पे जो उनकी पैशन है वो कैसे अपना उसको अचीव कर सकती है। मैं चाहूँगा कि आप एक ब्रीफ सा एक मैसेज उनके लिए छोड़ें प्लीज़। अच्छा, मैं जो यंग जनरेशन है उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी, दोनों के लिए जी। कस्टमर सर्विसेज का भी मैं पढ़ाती हूँ। मैं देखती राइट। हूँ पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस के बड़े बुरे हाल हैं। तो उसमें ये कि जो लोग भी अपने बिजनेसेस कर रहे हैं और वैसे भी, एक तो ये कि आप अपने अखलाक के ऊपर काम करें, दूसरा ये कि लालच जितना हम करते हैं उतना हमारा कस्टमर सर्विस ख़राब हो जाता है। ठीक है, हम पता ही नहीं है अपनी क्रेडिबिलिटी का, हमें एहसास ही नहीं होता कि अगर हम अच्छे तरीके से हुस्न अखलाक से अपने कस्टमर को डील करेंगे तो वो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में कितना जी। कामयाब होता है। दूसरा ये कि लालच ना करें और किसी की तरफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना बढ़ें कि वो आपकी कोई मदद करेगा या आपने उससे कुछ हासिल करना है। हमेशा बेलॉस होके काम करें। ठीक। जितना बेलॉस होके काम करेंगे उतना ही आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू। ज़बरदस्त मैसेज आपका। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिन लोगों ने आज हमें सुना। आई होप एक अच्छी लर्निंग होगी आपको, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग अस। और उम्मीद है कि हम नेक्स्ट सेशन में, अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी तरह के ज़बरदस्त गेस्ट को बुलाएंगे जो हमारे लिए भी लर्निंग हो और आपके लिए भी लर्निंग का सबब बने। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम।